रफाल का रेट और राम मंदिर की डेट पूछने वालों को आज करारा जवाब मिला। राम मंदिर की डेट तो पहले ही आ गई थी, आज रफाल भी आ गया। रफाल के आने से करीब करीब पूरा देश खुश है, लेकिन राहुल गांधी अब भी नाराज है। राफेल दोपहर करीब 3 बजे हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा और राहुल गांधी का रिएक्शन करीब 4 घंटे बाद अभी शाम को आया। एक तो राहुल की बधाई बहुत देर से आई और उसमें भी राहुल ने 3 सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन आज राहुल गांधी की बहुत ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, आज रफाल की तस्वीरें देखने का टाइम है। नरेंद्र मोदी ने जो राफेल पर आज कहा, संस्कृत में कही प्रधानमंत्री की बात का अर्थ समझने का समय है। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी संदेश के साथ राफेल का स्वागत किया। इस श्लोक का अर्थ है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं, दीप्त होकर आकाश को छूने वाले का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने राफेल का ऐसा गर्वोन्नत स्वागत किया जबकि राहुल गांधी खामोश हैं। अब सवाल यह है कि राफेल यहां है, राहुल कहां है? ये सवाल इसलिए कि राफेल सौदे को लेकर सबसे क्रिटिकल राहुल गांधी थे। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हमलावर थे, मगर ये तस्वीरें आप नहीं देख पाते अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते। मोदी ने अपनी निर्णय क्षमता से राफेल का आना मुमकिन कर दिखाया। राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा है, भारत के सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। राफेल का भारत आना अगर संभव हुआ, राफेल अगर भारत के लड़ाकू बेड़े में शामिल हुआ, तो इसका क्रेडिट पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। सही वक्त पर सही फैसला लेने की मोदी की क्षमता को जाता है। पीएम मोदी ने सीधे फ्रांस की सरकार से डील की। फ्रांस की सरकार के जरिए रक्षा कंपनियों से बात हुई, दसॉ एविएशन और दूसरी कंपनियों से डील हुई। वक्त पर राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हुई। राफेल अकेला नहीं, मारक मिसाइलों से लैस आया। कोरोना काल में फ्रांस ने भारत को डिलीवरी दी। आज जब राफेल भारत की धरती पर उतर चुका है, अंबाला एयरबेस पर तैनात हो चुका है, तो चुनौती चीन के लिए है। पाकिस्तान पस्त हिम्मत है, इसे समझना है तो रक्षा मंत्री के इस ट्वीट से समझिए। राफेल जेट की खरीद तब की गई जब वो भारतीय वायुसेना की जरूरतों पर पूरी तरह खरे उतरे। इस सौदे के खिलाफ आधारहीन आरोपों का जवाब दिया जा चुका है। मैं ये भी जोड़ूंगा कि अगर कोई भारतीय वायुसेना की क्षमता को लेकर आशंकित है या आलोचना करता है, तो ये वही होगा जो हमारी टेरिटरी के लिए खतरा बनना चाहता है। रक्षा मंत्री ने हमारी वायुसेना की बढ़ी हुई ताकत ही नहीं बताई, चीन और पाकिस्तान को आंख ही नहीं दिखाई, बल्कि जवाब राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में इससे सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं बता भाग जाएगा। ऐसे ऐसे नारे गढ़े कि चुनावी राजनीति में कोई भी एक बारगी बैकफुट पर आ जाए। राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है, मगर प्रधानमंत्री मोदी इन हमलों से नहीं हिले। प्रधानमंत्री ने हमलों का जवाब भी दिया और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर सौदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल खरीदने का फैसला किया। चुनाव का वक्त था, मगर चुनाव की चिंता नहीं की। बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी नहीं हुई थी, हमले तभी से शुरू हो गए थे, मगर प्रधानमंत्री ने किसी की परवाह नहीं की। रक्षा सौदों के सालों तक लटकने की एक वजह सियासत और चुनाव भी होता है, मगर प्रधानमंत्री ने चुनावी राजनीति को भी ताक पर रख दिया। तमाम खतरे उठाकर राफेल को भारत की धरती पर लाए। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है
कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले तो आप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया। आज राफेल भारत की धरती पर उतरा है। सबसे खतरनाक फ्लाइंग मशीनों में से एक भारत के पास है, मगर राहुल गांधी ट्विटर पर भी खामोश है। चीन को लेकर सरकार को चिढ़ाने की हद तक जाने वाले राहुल खामोश हैं। हाँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता जरूर बोल रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये चहक भी बेमौसम की बांसुरी लग रही है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में आज भी कुछ सवाल पूछ डाले। राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को यही सौदा करने में इतनी देरी क्यों हुई? यह सौदा यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में अटका क्यों रहा? जाहिर है कांग्रेस वो निर्णय क्षमता नहीं दिखा पाई जो प्रधानमंत्री ने दिखाई। जब सरकारें ऐसे फैसले करती हैं तो इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। बोफोर्स की दलाली के आरोपों से जली कांग्रेस हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। कांग्रेस पर पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप यूं ही नहीं लगे। आज अगर सरकार इस फैसले को गेम चेंजर बता रही है तो इसकी वजह है, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, स्पीड और मारक क्षमता में राफेल बहुत आगे है। मुझे विश्वास है ये गेम चेंजर साबित होंगे। गेम चेंजर होने का मतलब समझिए, एशिया के आसमान में राफेल गेम चेंजर होगा। अब दुश्मन एक बार आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम कर दिया और बता दिया कि उनके लिए राष्ट्र की रक्षा से बड़ा यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा पुण्य नहीं है, इससे बड़ा व्रत नहीं है, और राफेल मोदी के इस यज्ञ में सबसे बड़ा कारक है। रफाल का ग्रैंड वेलकम चीन और पाकिस्तान दोनों को जरूर चुभा होगा, लेकिन बहुत से लोग देश में भी हैं जिनको भी ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि राफेल पर सुबह से लाइव कवरेज क्यों हो रही है? कोई फाइटर जेट पहली बार तो आया नहीं। हाँ, पहली बार तो नहीं आया, लेकिन 20 साल तक भी कोई फाइटर जेट नहीं आया। खैर, आपको इन सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको ऐसे सवालों के जवाब जानने चाहिए ताकि आगे से कोई कुछ बोले तो आप उसे सटीक जानकारी दे सकें। क्यों रफाल को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा होना चाहिए, इस रिपोर्ट में देखिए। हम सिर्फ आपको रफाल की नई तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि यह बता रहे हैं कि रफाल का आना सबसे बड़ी खबर क्यों है। बजकर 8 मिनट के साथ ही इंडियन एयरफोर्स चीन से 2 और पाकिस्तान से 10 कदम आगे निकल गई।
राफेल के आने के बाद क्या बदलाव आया, भारत की ताकत कितनी बढ़ी और दुश्मन देशों पर इसका कितना असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब राफेल ने भारतीय एयर स्पेस में एंट्री करने के साथ ही दे दिया। बीच में 5 राफेल उड़ रहे हैं और उनके दोनों तरफ 2 सुखोई MKI हैं। ये एवेंजर फॉर्मेशन है। इसी फॉर्मेशन में इंडियन फाइटर प्लेन ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। उस वक्त बीच में मिराज 2000 प्लेन थे, लेकिन अब एवेंजर फॉर्मेशन में राफेल है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि अब की बार सबक सिखाने ऐसे एवेंजर्स आएंगे जिनका मुकाबला कर पाना ना पाकिस्तान के बस में है और ना चीन के। राफेल के अंबाला में लैंड करते ही LOC में पाकिस्तान और LAC में चीन के अरमान टेक ऑफ कर गए होंगे। अब आपको पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं राफेल के आने पर इतनी खुशी, इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है और भारत की युद्ध नीति कितनी बदल जाएगी। राफेल डॉग फाइट एयर टू एयर वॉर, एयर टू लैंड अटैक का महारथी है और न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम भी। डॉग फाइट यानी आसमान में जब 2 या उससे ज्यादा फाइटर प्लेन एक दूसरे से लड़ते हैं। इस लड़ाई में प्लेन की पूरी काबिलियत का टेस्ट होता है। बहुत कम लोग जानते हैं साल 2011 में राफेल और इंडियन सुखोई प्लेन के बीच डॉग फाइट कराई गई थी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अपने बेस्ट प्लेन के मुकाबले राफेल को चेक करना चाहती थी। जब आसमान में ये फ्रेंडली जंग शुरू हुई तो राफेल की पावर टर्निंग और मिसाइल सिस्टम ने हर किसी को चौंका दिया। राफेल को पाकिस्तान के मल्टी रोल फाइटर F-16 और चीन के J-20 स्टील फाइटर के खिलाफ चुना गया। पाकिस्तान का बेस्ट फाइटर जेट F-16 है, जबकि चीन का J-20। पाकिस्तान का F-16 एक बार वॉर जोन में उतरा था और भारत ने MiG-21 से ही उसका शिकार कर डाला। चीन के J-20 के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, जबकि राफेल अफगानिस्तान युद्ध, लीबिया की जंग, मॉली में ऑपरेशन किया, सीरिया में एक्टिव रहा, सेंट्रल अफ्रीका में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा इराक में शांति सेना के मिशन का हिस्सा रहा। कोई भी फाइटर प्लेन, उसका लुक, उसकी कीमत देखकर नहीं खरीदा जाता। कई लोगों के जहन में यह भी सवाल आता है कि जब पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 है तो हिंदुस्तान भी अमेरिका से F-16 प्लेन लेकर बराबरी का मुकाबला करता। पाकिस्तानी पायलट F-16 उड़ाते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं F-16 की ताकत और कमजोरी क्या है। चीन को भी F-16 के बारे में सब मालूम है। भारत भी सिंगापुर के F-16 के साथ युद्धाभ्यास करता रहता है। यानी F-16 की बारीकियों से तीनों देश वाकिफ हैं। लेकिन राफेल की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के लिए एकदम नई है। राफेल के शामिल होते इंडियन एयरफोर्स का अटैक फॉर्मेशन कैसा होगा वो देखिए। भारत के पास 5 राफेल प्लेन हैं, 31 आने बाकी हैं। अभी 272 सुखोई 30 MKI हैं और 12 नए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वायुसेना में 45 मिराज 2000 फाइटर्स हैं, 65 मल्टी रोल MiG-29 हैं, 21 और आएंगे। MiG-21 बाइसन 54 हैं, जगुआर बॉम्बर 118 हैं। तेजस लड़ाकू की बात करें तो अभी एयरफोर्स में 17 शामिल हैं, 23 और आएंगे। मॉडर्न वॉर में जीत और हार एयर पावर पर निर्भर करती है और इंडियन एयरफोर्स बेहद मजबूत पोजीशन पर है। फिलहाल दुनिया में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल फाइटर्स हैं। फ्रेंच नेवी में साल 2000 में राफेल शामिल हुआ, जबकि एयरफोर्स में 2007 में। इजिप्ट को पहला राफेल 2015 को मिला, कतर को 2019 में और भारत में 2020 में आया। लेकिन हर किसी के राफेल अलग अलग हैं। भारत के पास राफेल DH डबल सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर हैं। अब जानिए पाकिस्तान और चीन में कोई भी कॉम्बैट ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।
साल 2016 में भारत ने राफेल के साथ एस्ट्रॉम मिसाइल का ऑर्डर दिया था। फ्रेंच में इसको ही स्कैल्प कहते हैं। दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ये मिसाइल है। एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही राफेल एस्ट्रॉम मिसाइल से पाकिस्तान के अंदर 550 किलोमीटर तक किसी भी जगह को टारगेट कर सकता है। आतंकी अड्डों को तबाह करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल में ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम लगा है और भारत ने इसकी कैपेसिटी बढ़वाई है। राफेल का इंजन M88-4E में ऐसा फ्यूल स्टार्टर लगा है जो इसे -डिग्री तापमान में भी उड़ने में मदद करेगा। यानी राफेल लद्दाख में भी किसी मौसम में कितनी भी ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। यहां पर राफेल की हैमर मिसाइल सबसे कारगर होगी जो पिन पॉइंट अटैक करती है। राफेल मल्टी रोल फाइटर है जो हर एक मिशन, हर एक कंडीशन में हर वक्त सटीक उतरता है। राफेल किसी देश के लिए कितना जरूरी है, यह आप इजिप्ट की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। जब इजिप्ट ने फ्रांस से राफेल डील फाइनल की थी तो इस तरह से सेरेमनी हुई थी। और जब इजिप्ट की परेड में राफेल ने उड़ान भरी थी तो ऐसे पूरे मुल्क का जोश बहुत हाई था। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, जब कतर को अपना पहला राफेल मिला था तो उसका वेलकम आसमान में ऐसे किया गया था। राफेल के आने पर पूरे कतर में जश्न मनाया गया था। वहां की मीडिया ने इसकी जबरदस्त कवरेज की थी। राफेल फ्रेंच शब्द है जिसका वैसे तो मतलब होता है हवा का झोंका, लेकिन मिलिट्री लैंग्वेज में राफेल को बर्स्ट ऑफ फायर यानी आग का धमाका कहते हैं, क्योंकि राफेल की रफ्तार और अचूक वार से कोई नहीं बच सकता है। और आइए अब उस मिस्ट्री की बात करते हैं जिसने मुंबई, दिल्ली समेत देश के हर शहर के लोगों को हिला कर रख दिया है। रिया चक्रवर्ती रातों रात चर्चा का विषय बन गई। आज हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ जेपी सिंह और एंटरटेनमेंट हेड जोयिता मित्रा ने दिन भर इस मामले की तहकीकात की, जिसमें बहुत हैरान करने वाली जानकारियां मिली। सबसे बड़ी बात तो यह पता चली है कि सुशांत सिंह के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर हवाई आरोप नहीं लगाए हैं। सुशांत की बहन ने सबसे बात की, सारे दोस्तों को फोन किया। सुशांत और उनके दोस्तों के जितने मैसेज एक्सचेंज हुए उसकी डिटेल फैमिली को मिली और इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती के बारे में सारी जानकारी परिवार ने इकट्ठा की। इन्हीं के आधार पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें रिया का बैकग्राउंड भी है और रिया की आज की कहानी भी। Shant and I are very, very good friends, and he's a lovely guy, and we don't have any controversy with each other. अगर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन वाकई में इतना स्ट्रांग था, अगर रिया वाकई में उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, तो फिर सुशांत की मौत के बाद अचानक शक की सुई रिया की तरफ क्यों घूम चुकी है? क्या रिया ने सुशांत के दिल और दिमाग के साथ साथ उनके फोन को भी सुशांत के मां बाप और रिश्तेदारों से दूर कर दिया था? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि काफी समय तक रिया सुशांत के साथ ही रहा करती थी। दोनों हंसी मजाक किया करते थे, वीडियो शूट किया करते थे। कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त रिया ने सुशांत के घर में रहते हुए ही ये वीडियो बनाया था। रिया ने डोंट वरी बी हैप्पी के हैशटैग के साथ इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट किया था और अपने पसंदीदा कॉलर ट्यून का जिक्र करते हुए लिखा था, हर रात हम परेशानियों से जूझते हैं और अगर आप चिंता करते हैं तो आपकी परेशानी दोगुना बढ़ जाती है। यह लिख कर क्या रिया कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही थी और क्या उनका इशारा सुशांत सिंह राजपूत की तरफ था?
सुशांत की मौत के बाद आए रिया चक्रवर्ती वाले सबसे बड़े ट्विस्ट में कई सारे पेच हैं। रिया के ऐसे कई सारे राज हैं जो सिर्फ रिया ही जानती हैं, और जब सुशांत जिंदा थे तब शायद उनको इसकी भनक तक नहीं थी। आज हम रिया के ऐसे ही कुछ राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिया के सुपर पावर्स की। हैरान मत होइए, ये हम नहीं कह रहे, खुद रिया ने कहा था। 11 मार्च 2019 वो तारीख जब रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट लिखा था। रिया ने जिक्र किया था कि क्या आप सुपर पावर्स में यकीन रखते हैं, और आगे लिखा कि वो कविता भी लिखती हैं। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए वो क्या कहना चाह रही थी ये क्लियर नहीं था। सच्चाई जानने के लिए हमने उनका ये वीडियो निकाला। अब आप खुद सुनिए वो सुपर पावर के बारे में क्या सोच रखती है। So when I was 7, my younger brother was 3, and I told him that I had superpowers, and that if he listens to me and becomes my employee, he will become strong and muscular and look like Popeye the Sailor Man. Which indeed was a proposition he couldn't resist. So day after day, he got me water to drink, packed and unpacked my school bag, dragged my quota of milk before school, which in hindsight I believe has helped him gain muscle when I think about it now, and practically do everything I wanted him to, a human slave. सोचने वाली बात यह है कि अगर रिया चक्रवर्ती सुपर पावर्स का जिक्र करते हुए अपने छोटे भाई के लिए गुलाम शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो क्या सुशांत के लिए रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करती थी? कम से कम सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी कहते हैं कि वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते थे। सुशांत के पिता ने भी यही आरोप लगाया है कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। तो क्या सुशांत की सुसाइड की पूरी थ्योरी रिया के इर्द गिर्द घूमती है? आज इन सवालों के भीतर झांकना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको रिया और सुशांत की टाइमलाइन समझनी होगी। इस टाइमलाइन में कुछ जरूरी सवालों के जवाब छिपे हैं। सुशांत और रिया की पहली मुलाकात साल 2013 में हुई थी। सुशांत उस वक्त शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे, जबकि रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। दोनों ही फिल्में यशराज फिल्म के बैनर में बनी थी, इसलिए शूटिंग के वक्त दोनों फिल्मों के सेट्स एक दूसरे के काफी करीब थे। इस दौरान सुशांत और रिया में दोस्ती हुई और दोनों के कई सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी बने। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, पार्टीज में मुलाकातें होने लगी। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 2019 की शुरुआत में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। पिछले साल जून में दोनों ने लद्दाख में अपनी तस्वीर शेयर की। एक ही वक्त पर एक ही जगह पर ली गई तस्वीर के बाद चर्चा शुरू हुई कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अक्टूबर 2019 में दोनों की पेरिस और इटली में साथ घूमने की तस्वीरें वायरल हुई। रिया और सुशांत दोनों ही कार्टर रोड के पेंट हाउस में एक साथ रहते थे। दोनों एक साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले थे, और ब्रोकर ने भी इस बात का खुलासा किया था। सुशांत जब डिप्रेशन में थे उस वक्त रिया ही सबसे ज्यादा देर तक उनके साथ रहा करती थी, लेकिन साथ रहते हुए भी कुछ तो ऐसा था जिसने सुशांत को परेशान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस से पूछताछ में रिया कबूल कर चुकी हैं कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और दोनों नवंबर में शादी का मन बना रहे थे। शादी के लिए नया घर लेने का भी प्लान था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान रिया सुशांत के घर से चली गई, क्योंकि किसी बात पर सुशांत से उनका झगड़ा हुआ था। ये बात क्या थी अभी तक साफ नहीं है। आरोप के मुताबिक 2019 से पहले सुशांत को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी। फिर रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ? ध्यान रहे 2019 में ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। रिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने नाजुक हालत में सुशांत को अकेला छोड़ा और उनसे हर तरह का संपर्क तोड़ लिया। ऐसे भी आरोप हैं कि रिया मीडिया में सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट लीक करने की धमकी देती थी और कहती थी कि वो सबको बता देंगी कि सुशांत पागल हो गया है। रही बात पैसों की, तो रिया पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। इसके अलावा रिया पर एक एलिगेशन ये है कि उनके आने के बाद सुशांत को फिल्में मिलना एकदम से कम हो गई। फिलहाल ये सारे आरोप जांच का विषय हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रकरण ने रिया को अचानक लाइमलाइट में ला दिया है और अब लोग जानना चाहते हैं कि रिया के कितने राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। जब हम रिया के बयानों को डिकोड कर रहे थे तब हमें उनका एक ऐसा ही सच पता चला। Just a 12th pass whose mom lies to her relatives that I'm a graduate. Sorry, Mama. So opinions and superpowers, right? That's all I had. रिया 12वीं पास तो हैं, लेकिन काफी महत्वाकांक्षी हैं। इसका जिक्र भी वो कर चुकी हैं।
I was this young, ambitious thing. I was this misty-eyed girl full of dreams and hopes and desires. लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद रिया ने इस मंच से यह भी कहा था कि वो इस दौरान ठीक नहीं थी, बस ठीक होने का नाटक कर रही थी और कविता की मदद से जिंदगी के फलसफे सुना रही थी। बस फर्क इतना है कि वो इस फलसफे को सुशांत के साथ ना निभा सकी। I was not okay, and strangely, that was okay. जब इतनी सी खुशी है, तो इतना बड़ा आंगन क्यों? इतनी सी बारिश में इतना सारा सुकून कैसे? सदियों से दिल तो थामे, फिर भी इतना सारा इंतजार क्यों? इतनी सी खुशी के लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? गहरी सांसें तो ले ली, फिर भी इतना परेशान क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इतना सा इंसान क्यों? और इस वक्त का अपडेट यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से सुशांत मामले की जांच कराने से इनकार कर दिया है। जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुशांत के घरवाले मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। घरवालों का कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार बहुत धीमी है, तो रिया चक्रवर्ती की रफ्तार बहुत तेज है। मुंबई पुलिस की जांच लेफ्ट जाती है, पटना पुलिस की तहकीकात राइट। अब तक रिया की गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूछताछ के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुशांत सुसाइड केस में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मुकदमा मुंबई के सबसे बड़े वकील लड़ रहे हैं, जिनकी फीस सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। और चौथी बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब रिया का आगे क्या होगा, पुलिस के पास कितने सबूत हैं, हमारे 4 रिपोर्टर्स ने मिलकर एक जांच रिपोर्ट तैयार की। किसी फिल्मी पटकथा की तरह दोनों में पहले दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन लव स्टोरी का द एंड वैसा नहीं हुआ जैसा सुशांत ने सोचा था। प्यार में मिले धोखे वाली हेट स्टोरी का बंद पन्ना जब खोला तो खूबसूरत रिया की नई कहानी सामने आई। यकीन मानिए 6 पन्नों में मोहब्बत के उस जाल की कहानी है जिसमें फंसकर सुशांत सिंह का दम घुट गया। एफआईआर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली की साजिश में सुशांत सिंह फंस गया था। क्या सुशांत और रिया की पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक हर पन्ना पहले से स्क्रिप्टेड था? क्या सुशांत की जिंदगी के आखिरी पन्ने की स्क्रिप्ट रिया ने पहले ही लिख रखी थी? क्या सुशांत की दौलत और शोहरत को सीढ़ी बनाने के लिए रिया ने खतरनाक ट्रैप बिछाया था? सुशांत और रिया की स्टोरी का ब्लैक मैजिक कनेक्शन क्या है? लॉकडाउन में सुशांत की 15 करोड़ किस लॉकर में शिफ्ट किए गए और क्यों? रिया और सुशांत की पर्सनल लाइफ का एक एक पन्ना जो अब तक नहीं खोला, आज खोलेगा। सुशांत की स्टोरी को समझने के लिए पहले आपके लिए कुछ किरदारों का बायोडाटा जानना जरूरी है। ये वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, सबका रोल है और सुशांत के मौत में मुजरिम है, यानी एफआईआर में आरोपी। किरदार नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत की माशूका। किरदार नंबर 2 इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता। किरदार नंबर 3 संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां। किरदार नंबर 4 शोभित चक्रवर्ती, रिया का भाई। किरदार नंबर 5 सैमुअल मिरांडा, सुशांत रिया का मैनेजर। किरदार नंबर 6 श्रुति मोदी, सुशांत की मैनेजर। सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस को जो कंप्लेंट दिया है, उस कंप्लेंट में कुल 6 किरदार हैं। इन किरदारों में खुद रिया, उनकी मां, उनके पिता, रिया के भाई और सुशांत और रिया की 2 मैनेजर श्रुति मोदी और मिरिंडा शामिल हैं। जाहिर है अब बिहार पुलिस इन सभी 6 किरदारों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के साथ ही इन किरदारों से जुड़े जो राज और जो आरोप पिता ने लगाए हैं सुशांत के, उन आरोपों और राज पर से भी पर्दा उठाएगी। 14 जून 2020 से पहले तक सुशांत और रिया की इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाता था कि जोड़ी शानदार है, लेकिन सुशांत के इसी पार्टनर पर मौत वाली साजिश की मास्टरमाइंड होने का आरोप लग रहा है।
सरल शब्दों में कहें तो सुशांत की दौलत और शोहरत का इस्तेमाल करने के लिए रिया ने साजिश की बिसात पर प्यार का ड्रामा किया। इस साजिश में रिया और उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व रहा। साजिश का चैप्टर नंबर 1, मोहब्बत का ट्रैप। एफआईआर के मुताबिक रिया का मोटिव एकदम क्लियर था, सुशांत सिंह को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी दौलत को ऐंठना, सुशांत के सभी संपर्कों को यूएससी करके खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करना और काम पूरा होते ही सुशांत को दूध में मक्खी की तरह से निकालकर फेंक देना। सुशांत के पिता को बात नहीं करने देती थी ये रिया। जब ये फोन करते थे, बॉडीगार्ड के थ्रू भी फोन से बात करना चाहते थे, तब भी नहीं करने देती थी। इसलिए जो एक डिस्टेंस बना दिया उसने सुशांत सिंह के साथ, ये इस क्राइम का बुनियाद है और उसी बुनियाद के बेसिस पे इसने आगे उसके माइंड को कंट्रोल किया। रिया की मीठी मीठी बातों को सुशांत प्यार समझता रहा, पूरी जिंदगी साथ जीने के सपने देखता रहा, लेकिन इसी प्यार में छिपे धोखे की वजह से सुशांत धीरे धीरे उस दलदल में धंसता चला गया जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। सुशांत के घर वालों द्वारा लिखाई गई एफआईआर के मुताबिक सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। साजिश का चैप्टर नंबर 2, सुशांत से विश्वासघात। छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई दोस्ती अब प्यार में बदल गई। यहीं से कहानी में कुछ और किरदारों की एंट्री हुई। इन किरदारों का काम रिया के इशारे पर सुशांत के दिमाग पर काबू पाना था। यह तभी मुमकिन होता जब सुशांत का उसके परिवार से कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाता। इसके लिए शातिराना अंदाज में सुशांत के भरोसे और प्यार को हथियार बनाकर गर्लफ्रेंड रिया ने इस्तेमाल किया। जो लास्ट में जो आदमी उसके साथ था, जो साल भर से जिसके साथ वो था और जो उसका सारा मेडिकल कंट्रोल कर रही थी, सारा मेडिकल डॉक्टर में कहा जाना है वो कंट्रोल कर रही थी, जो उसको डराती थी भूत प्रेत, उसका सर्वेंट चेंज कर रही थी, उसके बॉडीगार्ड को चेंज कर रही थी। साजिश का चैप्टर नंबर 3, रिया का इमोशनल अत्याचार। रिया ने अपने मोहब्बत वाले ट्रैप से सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सुशांत तो रिया में अपनी जिंदगी को खोज रहा था, लेकिन रिया तो सुशांत की जिंदगी को तबाह करने में जुटी हुई थी। प्यार का सब्ज बाग दिखाकर पहले रिया ने सुशांत की उसके घर वालों से बातचीत बंद करवाई और फिर सुशांत के करीबियों को एक एक कर बदलना शुरू कर दिया ताकि इस पूरे खेल को आसानी से अंजाम दिया जा सके। रिया में सुशांत मोहब्बत खोज रहा था, लेकिन रिया तो अपना मतलब सीधा करने में लगी हुई थी, यानी सुशांत की दौलत और सुशांत की शोहरत का पूरा फायदा उठाना। इसी कड़ी में रिया एंड फैमिली ने सुशांत के दिमाग को इतना अशांत कर दिया कि उसे इलाज की जरूरत पड़ने लगी। यह इलाज सुशांत को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिमागी तौर पर इतना बीमार करने के लिए था कि वो टूटकर मौत को गले लगा ले। वो इनफैक्ट उनको बड़ा डर लगा रहता था कि ये मीडिया में मेरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिस्क्लोज कर देगी और वो उसका एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट था। और इस डर से वो नहीं चाहते थे कि कोई और भी उसके खिलाफ बोले या खुद उसके खिलाफ बोले। तो ये चीज उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। साजिश का चैप्टर नंबर 4, दौलत और शोहरत। रुपहले पर्दे पर सुशांत सिंह एक चमकता हुआ सितारा था। एक्टिंग के दम पर सुशांत ने शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई। सुशांत की लाइफस्टाइल को आप इस ड्रीम होम को देखकर समझ सकते हैं। क्या नहीं था इस आलीशान घर में, दूरबीन से लेकर एंटीक सजावट तक, घर के गैराज में मैसेराटी कार से लेकर BMW बाइक तक। ऐसी लाइफस्टाइल जीने वाले सुशांत का बैंक बैलेंस भी बहुत था, लेकिन आरोप है कि सब कुछ रिया ने ले लिया। को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कई लग्जरी और विदेशी गाड़ियां थी और उनके बैंक में भरपूर पैसा था, लेकिन ये बात मुंबई पुलिस की जांच में अब तक कभी भी सामने नहीं आई कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से किसी ने किसी और बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। ये 15 करोड़ रुपए अनजान बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा गए। जाहिर है अब जब इस बात को लेकर जांच आगे बढ़ेगी और सुशांत सिंह राजपूत का फाइनेंशियल एंगल और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट्स की डिटेल को खंगाला जाएगा, तो कई अनसुने और अनसुलझे राज खुलकर सामने आएंगे। साजिश का चैप्टर नंबर 5, रिया का काला जादू। रिया और सुशांत की लव स्टोरी में ब्लैक मैजिक वाला पन्ना लिखा गया। यह पन्ना इसलिए लिखा गया ताकि सुशांत का घर बदलवाया जा सके। आरोप के मुताबिक ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें सुशांत के दिमाग में डाली गई। मकसद था सुशांत को उसके ही परिवार से निकालकर अपनी लोकेशन पर ले जाना, जहां सुशांत को कठपुतली बनाकर अपने इशारे पर नचाना, और यही हुआ भी।
रिया एंड कंपनी निर्माता निर्देशकों के सामने यही शर्तें रखते कि सुशांत फिल्म तभी करेगा जब उसकी हीरोइन रिया होगी। साजिश का चैप्टर नंबर 6, रिया की ब्लैकमेलिंग। आरोप के मुताबिक सुशांत की दौलत और शोहरत का इस्तेमाल करने के बाद रिया ने अपने लिए एग्जिट प्लान तैयार कर रखा था। रिया ने फिल्में नहीं मिलने की वजह से सुशांत के डिप्रेशन का भरपूर फायदा उठाया। प्लान के तहत सुशांत को ज़हनी तौर पर अनफिट बताया और फिर धमकाया कि मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करके इंडस्ट्री में बदनाम कर देगी। सुशांत डर की वजह से खामोश रहा और तो और जब सुशांत फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहा था तो रिया ने रोक दिया, क्योंकि रिया को पता था कि सुशांत के जाने का मतलब है उसके बैंक बैलेंस से हाथ धो देना। आरोप के मुताबिक रिया लगातार सुशांत पर प्रेशर बिल्ड करती रही, उसके प्यार के बहाने दिमाग से खेलती रही, यहां तक एक दिन घर से सारे सामान, कैश और तमाम सबूतों को साथ ले गई। ये सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिसके लास्ट चैप्टर में सुशांत की खुदकुशी के बारे में लिखा गया था और यही हुआ। अब पटना में एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबई में रिया को सेंटर में रखकर सुशांत के घर वालों के 7 सवालों की जांच हो रही है। सुशांत को 2019 के पहले तक कोई भी दिमागी बीमारी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक मानसिक रूप से बीमार कैसे हो गया? अगर उसका इलाज चल रहा था तो हमसे लिखित या मौखिक मंजूरी क्यों नहीं ली गई, जो जरूरी है? रिया के साथ सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने क्या दवाएं दी, वो भी इस साजिश में शामिल है। मानसिक हालत नाजुक होने पर रिया ने उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं कराया? वो सारे पर्चे साथ क्यों ले गए? सुशांत के एक बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से साल भर में करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये पैसे किन खातों में गए? सुशांत बॉलीवुड में नाम कमा चुके थे। ऐसा क्या हुआ कि रिया के आने के बाद उसे फिल्में ही मिलना बंद हो गई? दोस्त महेश के साथ सुशांत ऑर्गेनिक खेती के लिए केरल में जमीन देख रहा था, तब रिया ने उसे रोकने के लिए ब्लैकमेल किया। रिया के खिलाफ कानून की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसे भी समझिए। धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाना, धारा 341 किसी को गलत तरीके से रोकना, धारा 380 घर में चोरी, धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन, धारा 420 छल करना। बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जब बेसिक स्टेज इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट की हम लोग इंक्वायरी करते हैं, वो भी बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट इंक्वायरी हो रही है। बाद में आगे चल के इन्वेस्टिगेशन एक दिशा पकड़ेगा। अच्छा, क्या जो रिया ने बयान दिया था अब तक, उसकी कॉपी आप लेना चाहेंगे? चूंकि जाहिर है उसके आधार पर आपको आगे जांच में मदद मिलेगी। जो केस डायरी हुई होगी वो आप लोग मांग रहे होंगे? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, अभी ऐसा कहना उचित भी नहीं होगा, और बहुत बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। मामला दर्ज हो चुका है। बिहार पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है और रिया चक्रवर्ती एक्शन से बचने के लिए वकीलों से मिलकर कानूनी रास्ते खोज रही है, लेकिन आरोप संगीन है और जब तक रिया के रोल की संपूर्ण जांच नहीं हो जाती तब तक रिया का बचना मुश्किल है। रिया चक्रवर्ती ने इस मामले की जांच से बचने के लिए कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस मामले की जांच को बिहार से मुंबई ही ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले ऐसे कई फैसले देखे गए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मामले में कई राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर को उस राज्य को ट्रांसफर किया है जिस राज्य में उस मामले की जांच सबसे पहले शुरू हुई थी। हालांकि इस मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या ये जांच बिहार पुलिस के हाथ में ही रहेगी या फिर ये मामला मुंबई पुलिस के हाथ में दोबारा चला जाएगा? कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली।